नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 164वीं कड़ी में मैं आपसे आज बातचीत करूंगा और ग्राम पंडित का ये जो है ये 18वीं कड़ी है, क्योंकि ये जो अनुसूची 11 में जो विषय दिए गए हैं, विभिन्न विषय 29 विषय जो दिए गए हैं, उसमें यह विषय 18 है। और विषय क्या है? तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर आपको उस रूप में इसको मैं आपके सामने रखूँगा कि इसका गांव से क्या इसका रेलेवेंस है, मतलब गांव के मामले में ये कहाँ तक गांव के स्तर का ये कहाँ तक गांव इसमें क्या कर सकता है, इसको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ये तो बहुत बड़ी विषय है और इसमें तो आप जानते ही हैं कि ये एक से एक तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ और उसी तरह व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बहुत बड़े बड़े कॉलेज और देश विदेश इंटरनेशनल स्तर पर खुले हैं। तो इसको ये मत समझिए कि इतना बड़ा विषय जो है गांव के संदर्भ में है। गांव अगर उस संदर्भ में देखेंगे तो गांव क्या करेगा? गांव कोई कॉलेज खुलवाएगा, यूनिवर्सिटी खुलवाएगा या गांव बड़े बड़े व्यवसायिक केंद्र स्थापित करेगा। तो ये बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा में गांव के पंचायत को ये अधिकार दिया गया है। और यही जो सारी चीज़ें हैं जो अनुसूची संविधान में नेताओं ने दिया है, कितनी सूझबूझ को दिया है, लेकिन ये समझ में लोगों को नहीं आता है। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, कि उनके ही समझ में नहीं आएगा कि ये विषय गांव के संदर्भ में कहाँ तक उचित है कि और गांव वाले क्या कर सकते हैं। गाँव वाले तो नाम तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा तो शायद वो समझ भी ना पा। देखिए, हुआ क्या कि इस देश में ये जब देश आज़ाद हुआ तो गांव को तो आपने उसको उपेक्षित कर दिया। गांव की जो पूरे गांव की जो अपनी संरचना थी, बनावट थी, उसके तरीके थे, उसे काम करने के तरीके थे, बिल्कुल उनको जैसे उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। बस उन्होंने ये समझा कि दिल्ली में, राज्यों में अपना शासन स्थापित कर लो और जैसे शहर और चलते हैं और दुनिया की में जैसे देश चलता है वैसे चलाओ, बिना ये समझे बूझे कि ये भारत जो है गाँव का देश है। यहाँ उस समय 80% आबादी गांव में रहती है और हर गांव का अपने एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वरूप है। बिना इसको समझे बूझे अब मैं क्या कहूँ कि मुझे तो इनकी बुद्धिमत्ता पर बहुत ही कभी कभी गुस्सा आता है कि किस तरह से ये जो सब संविधान सभा में बैठ के और बिना इतने महत्वपूर्ण चीज़ पर विचार किए हुए और उसको संविधान का अंग बनाए हुए और संविधान बना दिया और झूठे अहंकार में कि मैंने बहुत बड़ा संविधान बना दिया। अरे जब 80% संस्थाओं को उसमें जगह ही नहीं मिली तो कौन सा वही संविधान बनाए? कौन सा ऐसा तुमने संविधान बना दिया? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि बाकी तो जो संविधान में डाला गया वो सब नकल है, पहले से था, उसमें कोई नया चीज़ नहीं था। कोई वो तो उसमें 60% तो ऑलरेडी चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 35 में। थोड़ा बहुत कहीं इंग्लैंड का नकल कर दिया, कहीं कनाडा का नकल किया, कहीं ऑस्ट्रेलिया का नकल कर दिया और सब नकल करके कंपाइल कर दिया। गांव के बारे में तो कहीं उन्हें मिला नहीं। गांव के बारे में काम करते तो मौलिक होता, अपने देश का होता, उस पर तो बुद्धि काम की नहीं और उसके बाद न सोच है, न बुद्धि है और न कुछ कर पाए। उसमें थोड़ा बहुत गांधी जी बताते थे तो गांधी जी रहे नहीं। गांधी जी उस चीज़ को समझते थे तो गांधी जी रहे नहीं कि वो संविधान बनाने में अपना प्रभावित करते हैं। तो और इन लोगों ने संविधान बनाया तो 80%, बताइए, जिस देश के 80% लोगों की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को संविधान से निकाल के और ये कहते हैं सब संविधान निर्माता और संविधान बनाने वाले लोग कि अरे हम लोग ने तो बहुत ज़बरदस्त संविधान बनाया और उसी संविधान की रक्षा के लिए अब देखिए पूरा चल रहा है कि वाह क्या संविधान बना और उसको सब लोग संविधान की रक्षा करेंगे। ये है हमारे देश के, हम आज़ादी के बाद के नेताओं और अफसरों की सोच समझ, उनकी दूरदर्शिता और उनकी अपनी क्षमता। तो अब क्या हम कहेंगे, चलिए वो जो बनाए, लेकिन फिर भी
देश आज़ाद हुआ, कुछ लोगों में आज बुद्धि आई और उन्होंने इस ग्राम पंचायत की जो संस्था, ठीक है, 92 में ही आई, बनाया। अब जब 92 में ये आ गई तब भी इनको नहीं, अब जो इस समय नेता अधिकारी है इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो गांव वाले करेंगे क्या। 29 विभाग दिया गया, गांव से क्या मतलब है, क्या करेंगे गांव वाले। उसको भी देखिए आ गया, गांव को अधिकार मिल गया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि नेताओं की तो क्षमता रह नहीं गई है कि उनके पास कोई सोच समझ हो। अफसरों से पूछते हैं और अफसर तो जब उस समय नहीं, बड़े बड़े ICS तो नहीं समझ पाए, तो आज के जो अफसर हैं इनसे आप उम्मीद करिए कि इनके अंदर क्षमता है, तब ये कुछ नया कुछ कर पाएंगे। तो जब वहाँ उस समय इतने विद्वान लोग नहीं कर पाए, तो इन अफसरों में तो कोई वो खास क्षमता हमको दिखती नहीं है। बस वही नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं और कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, बस उसी से अपना काम चला लेते हैं। नौकरी काटना है उनको, क्योंकि हाँ कभी ये पोस्टिंग कभी वो पोस्टिंग, दिन रात उनकी सारी शक्ति से पोस्टिंग में लगी रहती है। तो लेकिन अब संविधान निर्माण में आया गया है तो उसका कितना कुछ बहुत बड़ा महत्व होगा ना। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वो कैसे इसको तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा गांव के संदर्भ में है, इसलिए कि गांव में एक जो तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक है वो कोई IT वाला प्रशिक्षण नहीं है, वो कोई व्यावसायिक शिक्षा जो है मार्केटिंग वाला प्रशिक्षण नहीं है कि बड़े बड़े सामानों का देश दुनिया में मार्केटिंग करना। जो गांव में चीज़ें हो रही हैं उनके लिए कौन सा ऐसा प्रशिक्षण हो जो गांव में क्रियाकलाप हो रहा है उसका प्रशिक्षण देके उस क्रियाकलाप को बेहतर किया जाए और उसको लाभप्रद बनाया जाए, उसका व्यवसायीकरण ऐसे किया जाए जैसे गाँव वालों को लाभ मिले। बस वो गाँव के स्तर पर जो है, अब आप सभी जानते हैं कि गाँव में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। अब गांव में जो कुछ हो रहा है वही तो उनका जो कर रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस चीज़ों को कर रहे हैं वही तो उसी का तो उनको जब प्रशिक्षण चाहिए कि उनको ये प्रशिक्षण चाहिए कि टेलीविजन में क्या हो रहा है, उसका प्रशिक्षण क्या करें, उसके लिए तमाम संस्था है। गाँव वाले से क्या मतलब, आप उसको सिखाएंगे, कंप्यूटर का सिखाएंगे, कंप्यूटर के लिए तो प्रशिक्षण चाहिए। जो गाँव के लड़के बाहर जाके कंप्यूटर सीख के कुछ करना चाहते हैं, यहाँ तो गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उन उत्पादनों से के संदर्भ में कौन सा वो प्रशिक्षण प्राप्त करें जिससे कि उनका उत्पादन अच्छा हो और उत्पादन न केवल अच्छा हो बल्कि उस उत्पादन का मार्केटिंग भी अच्छा हो, मतलब उस उत्पादन का व्यवसायिक लाभ भी मिले। तो ऐसी शिक्षा चाहिए ना कि कैसे उसको व्यवसायिक लाभ मिल जाए, मतलब उसके उत्पादन जो करे वो करे और कैसे उसको लाभ मिले ताकि उनको उत्पादन में सहूलियत हो और उस उत्पादन में जो उत्पादित हो रहा है उसको उनको बेचने में और उसमें सहूलियत हो। यही तो इसका मतलब है। अब मैं आपको बताऊं कि गांव में क्या क्या उत्पादन होता है। अब कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गांव में क्या क्या उत्पादन होता है और इसी का ही प्रशिक्षण उनको चाहिए। अब जैसे मैं एक बहुत लंबी सूची है, आपने सिर्फ आप सब जानते हैं लेकिन आप उधर ध्यान नहीं देते, और इन चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको ये पता बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि गांव के लोगों को इसके संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए और व्यवसायिक ज्ञान चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा चाहिए। अब मैं आपको एक सूची में आपको मैंने खुद बनाई है और इस सूची को थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप समझ जाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में तो कुछ गाँव में कुछ बताया नहीं जाता है। इसीलिए ग्राम पंडित जो होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई आपको नहीं बताता है कि गांव की जो चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक कोई ग्राम पंडित नहीं होगा जो कि हर तरह से उस चीज़ों को जानेगा, समझेगा, ज्ञान रखेगा, तो कौन बताएगा गांव के। तो वहाँ के अफसरों को तो पता ही नहीं है, जो अधिकारी गांव में जाते हैं चाहे जो लखनऊ दिल्ली में बैठे हैं उनको तो पता ही नहीं है, तो वो कहाँ से गाँव वालों को बता देंगे। लेकिन वो जो गाँव में आदमी जो रहता है उसको हम अगर शिक्षित और प्रशिक्षित करके ग्राम पंडित बना दें, हर चीज़ वो बता देगा और जानता भी होगा। अब मैं आपका भी ध्यान देखिए, अब सूची मैं बता रहा हूँ और आप ध्यान दीजिए कि ये सूची कितनी लंबी है, लेकिन हमने थोड़े से कुछ किया आपको केवल आपका ध्यान खींचने के लिए आप लोग काम बनाए बताए। अब गाँव क्या करता है? पहला सबसे बड़ा काम क्या है? अन्न का उत्पादन करता है, फल का उत्पादन करता है, दूध का उत्पादन करता है कि नहीं करता? बताइए। अन्न का उत्पादन करता है, फल का, दूध का उत्पादन करता है, मछली का उत्पादन करता है
अंडा अंडा का उत्पादन करता है, मांस का उत्पादन करता है, जड़ी बूटी का उत्पादन करता है और खाद्य तेल का उत्पादन करता है, वस्त्रों का उत्पादन, वस्त्र से चीज़ों को बनाने का उत्पादन, वस्त्र नहीं, वस्त्र का भी उत्पादन करिए, क्योंकि धागा लाता है और वस्त्र बनाता है, तो वस्त्र का उत्पादन करता है। अचार, रस और मुरब्बा इत्यादि का भी उत्पादन करता है। हर गांव में महिलाएं आप देखिए हरदम कुछ न कुछ उत्पादन करती रहती हैं। फल का और जूस का फलों के जूस का उत्पादन करता है। गुड़ का, शीरा का उत्पादन गांव में होता है। रस्सी बनाने का काम होता है उत्पादन करने का। बांस के बने हुए तमाम सामानों का उत्पादन गांव वाले करते हैं। लकड़ी और लोहे की चीज़ें की बनाई कि जो वहाँ गांव में ज़रूरत पड़ती है, लोहार और बढ़ई इसीलिए तो बने हैं कि उनका उत्पादन बना के उसका भी उत्पादन करते हैं। पत्तियों की सामग्री का एक बहुत बड़ा काम, एक पत्तियों की सामग्री का पत्तल उत्तल इत्यादि है वो वही करते हैं। मिट्टी की चीज़ों का उत्पादन जैसे कुल्लड़ तमाम चीज़ों का उत्पादन गांव वाले करते हैं। फिर तमाम मिट्टी के साथ उत्पादन करते हैं, मूर्ति और तमाम मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते रहते हैं गाँव वाले ये उसमें। फिर पशुओं के आहार का उत्पादन करता है। फिर पुष्टाहार का उत्पादन गाँव करता है। पौष्टिक और दाल, चावल, आटा, इन तमाम चीज़ों का उत्पादन भाई धान तो खेती होती है, लेकिन ये मैं उत्पादन वाली बात करता हूँ, वो सारी होती है। लेकिन अब धान को कूटना, वो कूट के उसको चावल के रूप में बनाता है। आटा है उसको पीस के आटे के रूप में बनाता है। दाल है, दाल को खेत से काट कूट के ला के फिर उसको दाल के रूप में परिवर्तित करता है। तो ये जो तमाम उत्पादन की चीज़ें हैं, अगर आप देखें अगर आप लंबी लिस्ट बनाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत और लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर एक एक चीज़ का ध्यान दें। अब इन उत्पादन की चीज़ों पर मैं एक एक चीज़ को विस्तार से न जाके एक सभी के बारे में आपको बताऊँ कि अब मान लीजिए अगर वो उसको ये उत्पादन के बारे में रोज़ नई नई तकनीकें आ रही हैं, छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं, बहुत सस्ती मशीनें आ रही हैं, बहुत मशीनों पर सरकार सब्सिडी दे रही है कि ले जाएं उसका उपयोग करें। बहुत से ऐसी मशीनें हैं जो कि आपकी अगर ला के रखिए तो अपना जो काम 4 आदमी मिल कर सकते थे वो काम आप अकेले करेंगे। तो बहुत सारी मशीनें, छोटी छोटी मशीनें बहुत ही उपयोगी और सब कोई बैटरी से चलती हैं। अब तो गांव में सोलर लाइट हो गया तो किसी को भरोसे नहीं है, बहुत से मशीनें सोलर लाइट से चल सकती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बिल्कुल गांव वाले अनभिज्ञ हैं। एक तो उनके दिमाग में पहले से बना हुआ है कि कोई भी मशीन लाओगे तो बहुत महंगा मशीन होगा, ऐसी बात है नहीं। बाकी भाई या गांव वालों को कभी ये दिखाया गया कि जापान में किस तरह से लोगों को छोटी छोटी मशीनों से गांव के लोग अपनी खुद खेती करते हैं? कभी किसी गांव में जापान के तरीके से एक उदाहरण है, या अब तो चीन भी करने लगा कि कैसे कैसे थोड़े थोड़े खेतों में उन लोगों के पास कैसे वो लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे अब ऐसे फसलें आ गई हैं कि लोग खेतों में 2 ही फसल निकालते हैं। अब ये है कि अब पॉली फार्मिंग आ गई है कि जिसमें पूरा ढक दीजिए और उसके अंदर आप सिस्टम अगर बना लेंगे तो साल भर आप उसको वो हमेशा साल भर आपको कुछ न कुछ उसमें पैदा होता रहे। कितने लोग जानते हैं पॉली का खेत सरकार बनाएगी जो कर रही है, तो सरकार में इसमें तो पॉली खेती के नाम पर बड़े बड़े कंपनियां आ गई हैं। वो क्या करते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं कि आगे पॉली खेती चले या ना चले। उनको 30-40 करोड़ लाख का आपको लाख का लोन दिलवा देंगी, लोन दिला के आगे पॉली खेती के बना देंगे, पॉली ढक वो सिस्टम बना देंगे। और उसके बाद आपकी खेती का ज्ञान तो है नहीं और उसके बाद आप भुगतिए उसको और खेत पे जो लोन लिया वो भी आपके ख़त्म हो जाए। आपको क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े पॉली फार्म करने के लिए? अरे आप 1 कट्ठे में, 1 बीघे में, आधे बीघे में, 4 कट्ठे में पहले उस पॉली खेती का अपना खुद सीख करके और अपना उतने ही में आप कर सकते हैं। उतने में साल भर आप उसमें सब्जी उगाइए, अन्न उगाइए, जो भी उसमें आप कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि एक रोज़ तकनीक खेती में एक से एक दुनिया में तकनीक आ रही है और आराम से लोग बिल्कुल आराम से मशीनों के उपयोग से थोड़ी टेक्नोलॉजी सीख के आराम से ठाठ से अपने गांव में 2-3 बीघे में भी बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ तो ये है कि बस वही बिना किसी तकनीक के
खाद डाल दो, पानी चला दो, और बस वही गेहूँ और चावल उसी में लगे हुए हैं दिन रात, और उसके बाद जब फायदा नहीं होता है, सरकार अगर खरीदती नहीं है तो सुसाइड करना है। बस यही दो भारत की खेती का भविष्य ही है। ज्ञान है नहीं, अज्ञानता में जी रहे हैं, और जो अज्ञानता है उसमें सब समझते हैं कि इतना पैसा लगा देते ही हो जाएगा। ऐसे तो होता नहीं है। आपके पैसे से अगर खेती हो जाए तो सारी पूंजीपति फिर सब धंधा दुकान छोड़ के खेती में ही लग जाते। खेती में ज्ञान से, तकनीक से और व्यवसायिक कैसे उसको लाभ अधिक से अधिक हो, ये समझ से पहले हमारे पारंपरिक ज्ञान था, बड़े बूढ़े बताते थे। अब तो कोई गाँव में रह नहीं गया है, अब बिल्कुल अज्ञानियों का गांव हो गया है, कुछ नहीं जानते। वही जो प्रचार हो जाता है, टीवी वीवी पर सुन लेते हैं जो, और जिसको माल बेचना हो, जो बड़े बड़े कंपनियां अपने माल को बेचने के लिए प्रचार करते हैं, उसी की जाल में फंस जाते हैं। और सबसे आसान काम है गाँव वालों को लोन दिला दो, और लोन उनके फंस के वो सब जो कंपनियां हैं अपना पैसा निकाली, अपना माल बेची, निकल गई, और ये उसी में मरते जीते अपना ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए ये जो सब सारा जो ज्ञान है आखिर में कौन देगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर विषय के अगर ग्राम पंडित रहेंगे तो एक एक चीज़ आपको बताएंगे। नई से नई तकनीक जो इसमें दुनिया में है वो ग्राम पंडित आपको बताएगा, और वो तो गांव का आदमी होगा, आपको धोखा नहीं करेगा, आपको अच्छी बात भी बताएगा, उसके जो मुश्किलात भी बताएगी, उसको समझ भी आए, उसके वो अपने आपकी भाषा में बताएगा, आपको करके दिखाएगा। पहले आपको कहेगा आप थोड़ा सा करो, आप जब सीख लोगे तब आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसको आपको फंसा के पैसा लेके तो गांव से निकल नहीं जाना है, तो उसको रहना है। तो ये जो हर विषय के, और ये ग्राम पंडित को ग्राम पंचायत खुद जगह जगह भेज के उसको प्रशिक्षित और शिक्षित कराएगी अपने पैसे से, और हर महीने उसको कुछ पैसा 5,000 7,000 जो भी गाँव की अपनी क्षमता हो, ग्राम सरकार की जो क्षमता होगी उस समय उसको महीना भी देगी, वो ये भी करेगा और अपना भी काम करेगा। तो इस तरह वो ग्राम पंडित हर व्यक्ति को 4-5, अगर से कल्पना करिए कि अगर वो 4-5 साल तक अपना ये कर लिया तो उसे कितने लोगों को सिखा देगा। जब वो अपने लोगों को, तमाम लोगों को गांव में सिखा देगा तो फिर गांव वाले लोग सब मिलके एक नई तकनीक उनके अंदर खुद ही प्रवृत्ति आ जाए। और तकनीक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस तकनीक में ये होता है कि कोई हमको करके दिखाए, और करके जैसे दिखाए तो गाँव वाले तुरंत करेंगे। अब वो ग्राम पंडित थोड़ा करके दिखा देगा और प्रयोग करके फिर देखिए गाँव वाले तो फिर वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। देखिए गांव वाले आपके भाषण और विद्वतापूर्ण और डायलॉग और ये सब भले न सीख पाए, लेकिन उनको खेती और पशुपालन और मछली पालन और कुक्कुट पालन और ये सारी चीज़ें उनके खून में है, वो सब वो बहुत आसानी से सीख लेंगे। एक से एक तकनीक से मशीन भी बहुत जल्दी से सीख लेते हैं कि अपने उपयोग वाली मशीन। अब उनसे कहिए कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर का उनका नहीं सीख पाएंगे जल्दी। लेकिन आपको खेत में कौन सा हल चलाना है, कैसे चलाना है, क्यों कौन सा कोड़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी सीख जाएंगे। कैसे दवा छिड़कनी है, ये चीज़ें उनको मालूम है। कैसे खाद बनाना है। अब बताइए गांव में ये जो खाद बनाने का काम है, भाई कितने काम है गांव में, मैं आपको बताऊं कि उत्पादन के ये सारी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन उसमें उनके पास तकनीक नहीं है, इसीलिए किसी चीज़ में उनको फ़ायदा नहीं होता। और जब फ़ायदा नहीं होता तो हर चीज़ को जो हाथ में लेते हैं और 6 महीने में छोड़ देते हैं। और उनकी गरीबी का और उनके बदहाली का यही कारण है कि सब उसको आगे इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट वाले व्यवसायी आके उसका वो काम कराते हैं कि उसका माल बिके, माल बेच के फंसा के चले जाते हैं। और सरकारी अधिकारी आते हैं तो वो अपने कमीशन में आते हैं, कोई चीज़ ऐसा बिकवा दो, कोई ऐसी चीज़ गांव वाले से खरीदो तो उनको कमीशन मिले, या कुछ ऐसा इनको फ्री में दिला दो, उसका घूस ले लें और बस वो गाँव के करके गायब हो जाएंगे। तो यही गाँव की दुर्दशा का कारण है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर विषय का ग्राम पंडित, और ग्राम पंडित जो गांव उसमें जो विषय दिए गए हैं वो सब गांव से संबंधित है, जो उनकी समस्याएं उसमें आ रही हैं, जिससे वो आगे बढ़ सके। अब गांव में लोहार को चाहिए, लोहार के गांव में वहाँ कोई वो कहिए कि लोहार गांव में जो लोहार रहता है वो बहुत बड़े बड़े फर्नीचर का दुकान तो ही करेगा। वो तो गाँव के लोगों को क्या क्या ज़रूरत है, लोहे की ज़रूरत है, जो मशीनें गाँव में लोग ले आए हैं उनको में क्या क्या कमी आ जाती है। लोहार का मतलब वही थोड़ी ना कि हमेशा वो कुदाल और फावड़ा बनाएगा। जो मशीनें गांव में लोग ले आएंगे, छोटी छोटी मशीनें, उन मशीनों में जो अगर कोई खराबी है तो लोहार जो है अपना उसको सीख लेगा
और उस मशीनों को वहीं वहीं ठीक कर देगा। बड़े कहीं लेने जाना पड़ेगा, सस्ते में जहाँ ठीक करेगा, और जब चाहेंगे तब लोग ठीक करा लेंगे। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए खाद बनाने का आजकल बहुत चल रहा है कि जैविक खाद बनाना। अब जैविक खाद बनाने का अगर कोई गांव में आप पूछे भाई जैविक खेती खाद कैसे बनाया जाता है, अरे भाई जैविक खाद तो बनाता ही आ रहा आदिकाल से, पहले वो कंपोस्ट बनाता था। उसमें उस कंपोस्ट बनाने में कौन सी नई चीज़ कर दिया जाए जिससे कि कंपोस्ट और ज़्यादा प्रभावशाली हो और कम मेहनत में प्रभावशाली हो और कम समय में हो जाए, इतने ही उसको सीखना था। अब उसको कंपोस्ट जैविक खाद जो काम कर रहा है उसी को इतने सीखना था कि कम मेहनत से कम समय में और कौन चीज़ ऐसी उसको कर दिया जाए कि उसको जैविक खाद तैयार हो जाए, और फिर वो जैविक खाद कहाँ बिक जाए, कहाँ कहाँ डाले वो जैविक खाद का। अब देखिए हर आदमी जैविक खाद का बनाने लगेगा और अपना तो खेती अच्छा करेगा उसे, और लोगों को बेच के 4 पैसा उससे कमाएगा। गांव में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गांव में उत्पादित हो रही है उसके बिकने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ गांव में आज के युग में मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी गांव में है, चाहे मिट्टी से लेके फूल पत्ती पेड़ पौधे सब कुछ बिक रहा है। बस आपको जानने की जरूरत है कि कैसे और कहाँ वो बिकेगा और किस तरह से उसकी उपयोगिता है। हर चीज़ बिक रहा है। ऐसा गांव जहाँ हर चीज़ बिक रहा है, हर चीज़, मैं ये कहता हूँ फिर बार बार दोहरा कर रहा, कोई ऐसी चीज़ गांव में नहीं है जो बिक नहीं रहा है। उन चीज़ फिर भी गांव वाले गरीब और दलित रहे, बताइए, और फिर भी गाँव वाले हाथ जोड़े हीन भावना पड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ वाले नेता अफसरों के पीछे भी गिड़गिड़ा रहे हैं। यस, तुम्हारे पास खजाना है, बस उस खजाने की तुम्हारी पहचान नहीं। ये पहचान ग्राम पंडित बन कराएगा, वो रास्ता दिखाएगा, और फिर देखिए गांव को स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगी। धन्यवाद साहब।